नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गुपकार अलायंस ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। उनका ये कहना है कि पहले 370 बहाल किया जाए। हालांकि हम सब जानते हैं कि 24 जून को जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान या मीटिंग के बाद ये सब कह गए थे कि जो गतिरोध बना हुआ था 5 अगस्त 2019 के बाद जो गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो गया, जो 24 जून को मीटिंग हुई थी। लेकिन आज नए सिरे से एक मरतबा फिर तारिक गामी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 अहम मुद्दे उठाए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ठोस आश्वासन 24 जून को नहीं मिला था। दूसरा, उन्होंने कहा कि संघर्ष करते रहेंगे 370 की वापसी के लिए, 35 की वापसी के लिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि सीबीएम की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर की जरूरत है, जो बंद हैं जेलों में उनको रिहा किया जाना चाहिए। और चौथा, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए, जो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, उस वादे के मुताबिक स्टेटहुड मिलना चाहिए। हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि तारिक गामी जो स्पोक्स पर्सन है अलायंस के और साथ ही साथ सीपीआईएम के सीनियर नेता हैं और कई मरतबा यहाँ पर वो बतौर एमपी एमएलए जीते हैं, लगातार जीते हैं और कश्मीर की सियासत में उनका बड़ा अहम रोल है। लेकिन आज गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद, हालांकि मीटिंग कम हुई, आज मीडिया से मुखातिब हुए और सबसे पहले उन्होंने कहा कोई ठोस आश्वासन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 24 जून को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। देखते हैं। शाम को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में पीएजीजी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबरान ने, रहनुमाओं ने शिरकत की और उसमें तफसीलन जायज़ा लिया गया उस मीटिंग की कार्रवाई का जो दिल्ली में भी 24 जून को मुनक्कद हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सदारत में। हम सब का मानना था कि बात हमने की, मौका मिला यहाँ के मामलात के बारे में। पहली बार एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हमने अपनी बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखी। लेकिन जो हम सब की मुत्तफ़िक़ा राय है वो यही है कि जो उम्मीद थी थोड़ी सी, वो भी पूरी नहीं हुई और इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क़यादत में मीटिंग ने ठोस ढंग से कोई एश्योरेंस दी नहीं, कोई एश्योरेंस मिली नहीं, कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसमें एतमाद साजी की तरफ कदम बढ़ाया जाता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस मीटिंग के तुरंत बाद जब फोटो सेशन हुआ था, कितने खुश दिख रहे थे सब के सब। 14 के 14 सदस्य, 8 राजनीतिक दल के 14 सदस्य किस तरीके से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो सेशन कर रहे थे और बाद में जो बयान भी दिए थे तो वो तो बड़े सॉफ्ट थे। लेकिन आज एक मतलब फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कहा कि 370 की वापसी होगी और जिसको लेकर लोकतांत्रिक तरीके से वो संघर्ष करते रहेंगे। का ताल्लुक है, कुछ भी अफवाहें चले, हम कमिटेड हैं उस एजेंडे पर जो हमने मुकर्रर किया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारी ये राय है, पुख्ता राय है, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आईनी और लेजिटिमेट राइट्स को पायमाल किया गया, वो गैर कानूनी भी है और हमें मंजूर भी नहीं। और इस वजह से हम हर फोरम का इस्तेमाल कर लेंगे। अदालत आलिया में पहले ही हमारी तरफ से अर्ज़दाश्तें पड़ी हैं। हम सियासी सतह पर और हर फोरम का, हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और कुव्वतों के साथ मिलकर, ताकि जो हमने खोया है, जो हमसे लिया गया है,
लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको बहाल किया जाए। कितना टाइम लगे, कब पूरा होगा हमारा ये मिशन, हम लगातार जद्दोजहद के रास्ते पर गामजन रहेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बनी है तब से लेकर आज तक, कादोबंद, हरासान करना, जहाँ तक बुनियादी शहरी हुकूक है उनको पायमाल कर लेना, पकड़ धकड़ का सिलसिला, और सैकड़ों लोग अब भी है मुख्तलिफ जेलों में। दर्शकों, अब इनको कैदियों की राजनीतिक बंदियों की भी याद आ रही है। आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दी थी कि सीबीएम होना चाहिए। सीबीएम के तहत जो लोग राजनीतिक बंदी हैं, अलग अलग राज्यों में जेलों में बंद है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। आज तारिगामी ने वही राग इलापा में ये अफसोसनाक सूरत हाल है जिसको बदलना होगा। और हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले, कैदियों की रहाई को यकीनी बनाए, और जो ये हरासान करने की, पकड़ धकड़ की मुहिम को तो दर्शकों, स्टेटहुड की भी बात हुई, क्योंकि स्टेटहुड को लेकर के पहले ही जब 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल लाया गया था, उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा जब माकूल माहौल आएगा, हालात सामान्य होंगे तब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज गुपकार अलायंस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने, कि स्टेटहुड चाहिए ही चाहिए। चर्चा है कि इलेक्शन होंगे असम्बली के, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी चर्चा जारी है। लेकिन हमारी राय में कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के रहनुमाओं ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर किया है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बारे में। आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर वादा किया है, वादे को निभाया क्यों नहीं? ये हमारा कंसर्न है, ये सारे लोगों का कंसर्न है। और हमारा मुतालबा है कि कोई भी इलेक्शन, ख़ास तौर पर असम्बली के चुनाव में, अगर क्रेडिबिलिटी का एलिमेंट ना रहे या उस प्रोसेस को अगर क्रेडिबल बनाना है तो उस वादे को पूरा करना है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में भी किया है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। और वो स्टेटहुड नहीं जो दिल्ली में, बल्कि पूरा स्टेटहुड रेस्टोर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फौरी कदम उठाना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से जम्मू में, कश्मीर में, हर सतह की पॉलिटिकल पार्टियों जिनके साथ हमारा इत्तेफाक ना भी हो बाकी मामलात पर, हम उनसे भी मेल मिलाप कर लेंगे ताकि एक आवाज़ उभरे, मुश्तरका तौर पर सरकार को मजबूर किया जाए, बावर किया जाए कि जो आपने स्टेटहुड रेस्टोर करने के बारे में वादा किया है उसे निभाना होगा। वेल्डर्स को आपने देख लिया कि किस तरीके से जो स्पोक्स पर्सन थे अलायंस के, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये 4 मांगें उनकी वाजिब, खुद को वाजिब बताते हुए कि ये 4 मांगें लगातार चलती रहेंगी। सीबीएम यानी आपने बंदियों को रिहा करना है, और दूसरा जैसे हमने कहा कि 370 वापस लिया जाएगा, चौथा स्टेटहुड, और दूसरा कहा कि पहली जो मीटिंग थी उससे कुछ संतोषजनक नतीजे नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास अलायंस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब जब शुरुआती दौर में डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग 7 जुलाई को होने वाली है कश्मीर में, कश्मीर के सभी जिलों को वहीं पे कवर किया जाएगा, क्या उसमें कितना आउटकम्स इसके निकल पाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सनम एजाज, जो हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर है। सनम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, वेल सनम, आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से आज जो तारिगामी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो अलायंस के स्पोक्स पर्सन हैं,
उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके लभोलभाव आप कैसे देखते, क्या उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया कि वो जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आ रही है उनके साथ बैठेंगे, मिलेंगे? नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 370 के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि सीबीएम होना चाहिए, बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ये जिक्र नहीं किया। क्या कहते हैं? देखिए विनोद जी, ये जिक्र कल उनकी जो ऑल पार्टीज की मीटिंग जो हुई थी, गुपकार अलायंस की जो मीटिंग हुई थी कल शाम को, जो अचानक ही बुलाई गई थी, उसमें हुआ है। और कल ये हमारे जो सूत्र है, सोच से हमारे वो बता रहे कि वहाँ ये भी फैसला डिस्कस हुआ है, अच्छा खासा डिस्कस हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के हवाले से। और उसमें ये फैसला हुआ कि चूंकि ये जो पार्टीज है या जो न्योता है वो इंडिविजुअल पार्टी लेवल पे मिला है और पीएजीडी को ये नहीं मिला, क्योंकि पीएजीडी एक पार्टी नहीं बल्कि अमलगमा पार्टीज है। तो इसलिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो पार्टी जाना चाहेगी वो जा सकती है। ये कल फैसला हुआ और ये भी बताया गया कि जाना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिमाग में जो खदशात है, जो सिचुएशन है, वो ये जो है गुपकार अलायंस के दिमाग वालों के दिमाग में भी है। तो उसी को देखते हुए ये फैसला कल शाम को लिया गया। और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि पीडीपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो भी जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जाएगा, और उसमें जो दूसरे ग्रुप हैं जिसमें तारिगामी का ग्रुप है या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाएंगे। कुल मिला के हमारे पास जो खबरें निकल के आई हैं उसमें यह भी मालूम हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अली इमाम सागर और नासिर असलम बानी को बताया गया कि वो तो जाएंगे, और पीडीपी की तरफ से हमें बताया गया कि नईम अख्तर उनके साथ साथ निजामुद्दीन भट्ट, इन दो लीडरान को बताया गया कि वो कल पीएजीडी का जो डिलिमिटेशन कमिश्नर हैं, कमीशन है, वो वहाँ जाएंगे और उनके सामने अपने जो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके बाकी मामलात को देख रहा है, तो उसमें अपने अपने जो उनके खदशात होंगे या जो वो करवाना चाहते हैं, जहाँ उन्हें पिछले डिलिमिटेशन से कुछ परेशानियां हो, उसको वो ठीक कराने के हवाले से अपनी सजेशंस वहाँ दी गई। लेकिन हम अगर तारिगामी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तारिगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक उस वक्त में हुई है जब ये गुपकार अलायंस दिल्ली जाके ऑल पार्टीज मीटिंग कर चुका है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो इवेंट था, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जिसको हेड करे थे, उस इवेंट में जाके वापस जब आया गुपकार अलायंस, तो यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इंटरव्यूज दिए, कुछ बयान दिए, लेकिन गुपकार अलायंस का कोई बयान नहीं आया। और आज इंपॉर्टेंट यही था कि गुपकार अलायंस के प्रवक्ता जो हैं वो तारिगामी भी हैं, और जब उनसे मीडिया वहां मिला तो सवाल जरूर वहां पे उठे। उसमें सवाल यही थे कि दिल्ली गए तो आपने दिल्ली से क्या हासिल किया। ये कुछ लोगों ने ये भी था, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो तभी ये कश्मीरी लीडरशिप जाके उन्हें रेस्क्यू करती है। जिस तरह ये भी आधार दिया गया, ये भी बताया गया कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं बाइडन से लेकर सऊदिया का या ट्रैक 2 पे जो बातचीत हो रही है उसका एक प्रेशर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि कश्मीर के मामले पे। तो वहाँ पे ये गुपकार अलायंस के लोग गए और वहां पे उन्हें उस प्रेशर से रेस्क्यू कराया और वहां उनको एक मौका दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे बता सके कि इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है कश्मीरी लीडरशिप से। तो ये उन पे आरोप या यूं कहें तो बड़े संगीन तीखे सवाल थे जो मीडिया फर्टनेटी के उन पे थे, और उसी का जवाब जो है तारिगामी देते हुए बता रहे थे कि उन्होंने निराशा जताई जो दिल्ली का उनका दौरा था, उनके शब्दों से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैं आपको बताता चलूं, मीडिया के लोग बाहर ये भी कह रहे थे कि डील हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो गुपकार अलायंस की पहली बैठक हुई श्रीनगर में और जिसमें फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर हुए, बताया जा रहा था, मीडिया के लोग बात कर रहे थे कि कोई डील हो चुकी है और उसी डील में गुपकार अलायंस अपना रोल अदा कर रही है। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन तारिगामी से जो सवालात पूछे गए उसमें उन्होंने निराशा पूरी तरह से दिखाई, और खास तौर पर निराशा दिखाई कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड की जो बात थी, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कहीं पहले ही ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ की गुपकार अलायंस के लोगों को स्टेटहुड का आश्वासन है, स्टेटहुड दे ही देती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जो कैदियों की रिहाई या उनको कश्मीर वापस लाना है उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो वो निराशा जो है वो गुपकार अलायंस में साफ दिखाई दे रही थी। विनोद जी, सनम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें, सज्जाद अली लोन की बात करें, वो ये मानते हैं कि मैटर सब जुडाइज से कोर्ट के अधीन है, तो कोर्ट जो फैसला लेगी फिलहाल वही देखा जाएगा। लेकिन आगे परस्यू करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ये बड़ा लाजमी है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन आज एक मरतबा फिर उन्होंने 370 का लाग लापा है। क्या कहीं ना कहीं ये रुकावट का जी सनम, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से गुपकार अलायंस ने अपना स्पष्ट किया है, अपना नजरिया साफ कर दिया है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो चाहते हैं कि 370 और 35 की वापसी हो। इसको लेकर के आम राय नहीं है कश्मीर में। अगर हम मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें तो उनका ये कहना है कि 370 के बजाय 371 भी एक जरिया बन सकता है बातचीत को लेकर के। और या फिर हम दूसरी बात करेंगे दूसरे लोगों की, तो उनका कहना है कि मैटर सबजुडाइज है, कोर्ट के विचाराधीन है। इवन गुलाम नबी आज़ाद जो टॉलेस्ट लीडर है जम्मू कश्मीर के, देश के बड़े नेता हैं, उनका भी ये मानना है कि कोर्ट के अधीन है मामला, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सजाद गनी लोन भी यही कहते हैं, इवन यहाँ पर अल्ताफ बुखारी भी यही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सिलसिलेवार बातें चलती आ रही हैं कि कैसे और किस तरीके से इस जो डिलिमिटेशन कमीशन आ रहा है उसके समक्ष अपना पक्ष कैसे रखा जाए। हर तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए जी 24 जून को जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी गुपकार अलायंस को एक तरफा न्योता नहीं दिया गया था। उसमें जितने भी उनके अलायंस थे उनको अलग अलग इन्विटेशन दिया गया था और उनको कहा गया था कि अलग-अलग तरीके से आप अपना पक्ष रखें। हाँ कि ये वहाँ जो ज़राया हमें बताते हैं वहाँ पर भी 370 की बात हुई थी, पाक से बात करने की बात हुई थी, तो वहाँ पर महबूबा मुफ्ती को रोका भी किया था, मुजफ्फर हुसैन बेग ने रोका था और कहा था कि मैटर सबजुडाइज है, ऐसे में आपको इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कहें कि कहीं ना कहीं लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिविजुअल बुलाया जा रहा है, तो ऐसा ही शायद वहाँ भी होगा। इंडिविजुअल बुलाया जा रहा है तो डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी और कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि किस तरीके से अपने अपने तरीके से लोगों को सुझाव दिए जाएंगे, डिलिमिटेशन कमीशन को सुझाव दिएंगे। इस वक्त डॉक्टर देवेंद्र मन्याल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र मन्याल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मन्याल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में आपको लगता है, मुझे लगता है कि उनसे संपर्क कट गया है, तो डॉक्टर देवेंद्र मन्याल से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। एक प्रयास लगातार चलता आ रहा है कि किस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो गया था, उस जो पॉलिटिकल प्रोसेस डिरेल हो चुका था उसको दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाए। हर एक व्यक्ति अपना कितना कितना योगदान दे सकता है, वो कैसे योगदान दे सकता है, वो अपना योगदान दे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास किया जाए कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट आए। और जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दल चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और यूँ कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एश्योर किया है कि कहीं ना कहीं फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा जरूर दिया जाएगा, लेकिन लोग चाहते हैं। देवेंद्र मन्याल एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं। मन्याल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। देवेंद्र जी, आज एक मरतबा फिर गुपकार अलायंस ने मीटिंग करने के बाद उनके स्पोक्सपर्सन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ये कहते हैं कि 370 की वापसी को लेकर के 35 की वापसी को लेकर के जद्दोजहद जारी रहेगी। जद्दोजहद जारी रखने के साथ साथ उनका यह भी दावा है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बंदी हैं उनको भी रिहा करवाया जाएगा। हालांकि ये बात भी उन्होंने कही है स्टेटहुड आपने भी, यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा कि स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, लेकिन 370 की वापसी को लेकर के दोबारा राग अलापना कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक डेडलॉक को ब्रेक किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये लोग जो कि चिल्लाते थे, शोर करते थे, सभी पार्टियों में खास करके जो गुपकार कहते हैं कि हमसे कोई बात नहीं करता, हमें कोई बुलाता नहीं है। और 24 तारीख को जो एक ऐतिहासिक डिसीजन लेके मीटिंग की गई उसमें जब बातें हुई, सब तरह की बातें हुई और बड़े खुले मन से बातें हुई और ये कहा गया कि जो आपकी डिमांड है, स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सब लोग चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर के लीडर्स हैं, चाहे जम्मू के लीडर्स हैं, हमारे डिलिमिटेशन प्रोसेस जो बड़ी देर से ड्यू है, डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद चुनाव होंगे और जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो उसमें स्टेटहुड भी रिस्टोर किया जाएगा। 370 का लाभ जो है, जो रटने वाले, ये बातें करने वाले कहीं ना कहीं दोगली बातें करते हैं, दिल्ली जाके कुछ और बात करते हैं, जम्मू आके कुछ और बात करते हैं और कश्मीर में जाके उनकी स्टेटमेंट्स कुछ अलग ही होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ड्यूअल पॉलिटिक्स जो करते हैं, कहीं ना कहीं इनका असली चेहरा जो है वो देखने में आता है और ये दर्शाते हैं कि ये कश्मीर की शांति को लेके, जम्मू कश्मीर में पीस को लेके और एक जो पॉलिटिकल सेटअप यहाँ में अभी लाना है
उसको लेके गंभीर नहीं है। ये दर्शाता है 370 अब वापस नहीं आएगा, ये लोग जानते हैं। मामला वैसे भी कोर्ट में है, हम इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, सब जुडिस हो जाता है। तो ये 370 की वापसी का जो सपना देख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अभी पूरा होने वाला नहीं। डॉक्टर बनियाल, ये सीबीएम की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की बात करते हैं, कहते हैं कि जो बंदी हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे राजनीतिक है या दूसरे। ये किन बंदियों को रिहा करवाना चाहते हैं और इनके पीछे मंशा क्या है? देखिए, जो लोग उस समय की स्थितियों में जो परिस्थितियां बनी थी, जिनको एहतियातन बंदी बनाया गया था, जहाँ हाउस अरेस्ट किया गया था, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी को लेके, जहाँ जो इंस्टिगेशन होती है पब्लिक में जाके इंस्टिगेट करना किसी बातों को लेके, शायद 370 को लेके, 3500 को लेके, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश उनको बंदी बनाया गया था या उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। अभी भी जो लोग जिनका चाल चलन ठीक रहा है, जिनसे कश्मीर में, जम्मू की शांति में कोई बाधा नहीं पड़ती है, उन लोगों को टाइम टू टाइम रिलीज किया जा रहा है। अब ये ऐसे लोग हैं जो शांति फैलाना चाहते हैं या कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के जो भाषण है, इस तरह की बातें करना चाहते हैं जिससे कि कश्मीर का माहौल, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हो। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि सरकार बिना किसी एक सॉलिड एक बात अगर निकल के आए कि इनका जो चाल चलन है ठीक है, ये बाहर आके ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा इंस्टिगेशन नहीं करेंगे लोगों को जिससे कि माहौल खराब हो, तब तक मुझे नहीं लगता जो कुछ लोग बचे हुए हैं उनको सरकार रिलीज करेगी। लेकिन अमित शाह जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि टाइम के साथ साथ इन लोगों के पूरे चाल चलन को देखते हुए, इनके तौर तरीकों को देखते हुए, इनके हर पिछले हिस्ट्री को देखते हुए इनको समय दर समय इनको रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके पूरे ट्रैक्टर के ऊपर, उनके पूरे चाल चलन के ऊपर। मनियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा देवेंद्र मनियाल ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि ये 370 की वापसी को भूल जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि 35 से भी वापस आने वाला नहीं है। और सच्चाई ये है, इनका कहना है कि सच्चाई ये है कि ये भावनात्मक राजनीति करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, और यही एक वजह है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक बंदी हैं अगर वो अशोट करते हैं, उसके हिसाब से ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है, गृह विभाग को जो लगता है, जो सही लगता है वो उचित समय पर करते हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 370 की वापसी, 35 की वापसी मुझे लगता है कि कोर्ट के विचाराधीन है। ये डॉक्टर देवेंद्र मनियाल का कहना है। तो कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। अलायंस ने एक मरतबा फिर साफ कर दिया है कि 370 की वापसी, 35 की वापसी को लेकर के वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा। कहीं ना कहीं एक और मरतबा आपको बताते चलें कि एक प्रयास जो किया जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को रियासत जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाए, उस पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना ताबून देना होगा, सहयोग करना होगा, क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है वो बेहतर डिलीवर कर सकती है। और ऐसा ही सभी लोगों की डिमांड है कि बेहतर गवर्नमेंट हो, अच्छे तरीके से डिलीवर करे, और साथ साथ जो वादा किया गया है उस वादे को केंद्र सरकार पूरा निभाए। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे अजय कुमार जुड़ चुके हैं, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के। अब हम बात करते थे परिसीमन की। परिसीमन के साथ साथ बार बार ये सवाल उठ रहा है कि 2011 की जनगणना क्या सही है, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका। जी जी अजय जी, आप हमें बताते हैं किन बिंदुओं पर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि 2011 की जनगणना पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि जैसे आपने बात की कि 2011 की जनगणना पे सवाल उठ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हमको सवाल उठाने हैं तो 1981 से यदि हम बात करें जी, 1981 के बाद ही जो जम्मू कश्मीर में जो सेंसस हुआ है जी, उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। ओके, वो इसलिए है क्योंकि देखिए कि 1981 में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट का जो एवरेज अगर हम देखें तो 30% इंक्रीज है पॉपुलेशन का, 30% पूरी ओवरऑल स्टेट का इंक्रीज है। लेकिन यदि अगर हम कुछ, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं आपसे, अनंतनाग की बात करूं तो 34% उसका इंक्रीज है 10 वर्षों का जी।
इसी के साथ साथ मैं यदि श्रीनगर की बात करूं 31%, बारामूला की बात करूं 32%, कुपवाड़ा की बात करूं तो आप हैरान होंगे 41% इंक्रीज। वही जब हम जम्मू की बात करें, हम सबको ध्यान में है कि जम्मू के अंदर काफी ये जो 22 जिले थे, 22 के 22 जो अर्थ स्टेट के जिले थे, वहां से लोग आके जम्मू में बसते थे। लेकिन जम्मू का इंक्रीज अगर आप देखिएगा तो आपको 30% दिखेगा जी। इसी तरह अगर हम कठुआ देखेंगे 22%, तो इसी तरह 81 के बाद अगर हम देखें तो 91 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर सेंसस हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय आतंकवाद से ग्रस्त था जम्मू कश्मीर। और उसके बाद 2001 में सेंसस हुआ। 2001 में भी अगर हम देखें तो वहां पे भी हमें बड़े सारे चौंकाने वाले फिगर्स हमारे सामने आते हैं। कश्मीर के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे एकदम बढ़ोतरी दिखाई गई है। और हमें ध्यान में रहना चाहिए कि 1989 के बाद कश्मीर के अंदर से जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, उनका विस्थापन हुआ लाखों की संख्या में, 4 से 5 लाख संख्या का विस्थापन हुआ। उसके बावजूद भी कश्मीर के 2001 का जो सेंसस है उसमें फिगर्स जो है बढ़ के दिखाई गए हैं। इसके बाद 2011 की आपने बात की, तो मैं इसको 81 से कहूंगा। 81 में 91 में जो हमें प्रोजेक्टेड फिगर दिए गए उसमें हमें डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं 2001 में, 2011 में। तो ये दशकों से ये जो सिलसिला। लेकिन अजय जी आपको मैं रोकूंगा। क्या अजय जी इस वक्त 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन ठीक रहेगा? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि जब हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो फिगर है वही फर्स्ट है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर सही मायने में जस्टिफाइड तरीके से परिसीमन कर पाएंगे? जी देखिए, ये ऐसा मेरे ध्यान में है कि 2001 का जो सेंसस, जैसे मणिपुर है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर जो हमारी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसमें भी ऐसे ही दिक्कत आई थी। और वहां पे भी लोगों ने ये चैलेंज किया था कि जो सेंसस के फिगर्स हैं ये फर्ज है। उसके बाद मेरे ख्याल से 2006 या 2007 में जाके वो कोर्ट में मसला गया, फिर डायरेक्शन आई गई और वाकई में पाया गया कि मणिपुर के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील्स हैं वहां पे जो सेंसस है उसमें मैनिपुलेशन की गई थी। यही मैनिपुलेशन हमें जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी दिखेगी अगर हम इसका सही आंकलन करेंगे, कोई इंक्वायरी दिखाएंगे तो। जी। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि 2011 में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर की जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या भी तो एक पहलू है जिसके मुताबिक परिसीमन होता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। जब हम जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, डिलिमिटेशन एक्ट है 2002, या उससे पहले मैं बात करूं जो जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 जो था, उसमें भी बताया गया था कि जब हम डिलिमिटेशन करते हैं तो पहला जो क्राइटेरिया वो पॉपुलेशन है, उसके अलावा 4 और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जम्मू कश्मीर की जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, कनेक्टिविटी, जी टेरेन है, फिजिकल फीचर्स हैं, कनेक्टिविटी है, लाइट। तो जम्मू कश्मीर में यदि हम बात करें तो जम्मू के हमारे डिवीजन में केवल 2 ही जिले हम सही में कह सकते हैं प्लेन है, बाकी सारा जो है हिली टेरेन है। कश्मीर के अंदर भी 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हिली है, बाकी कश्मीर में प्लेन है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी जाके सही मायने में डिलिमिटेशन। जी अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि 2011 के जनगणना को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं कि कहीं इसमें कोई घपला तो नहीं किया गया है, इसको टेम्पर्ड तो नहीं किया गया है। और यही एक वजह है कि बड़े बार सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे नेता, बहुत सारी सियासी जमातें इस बात को लेकर के सवाल उठा रही हैं कि 2011 की जनगणना को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 24 जून की मीटिंग में अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक ही परिसीमन होगा और उसके मुताबिक ही अगले इलेक्शन होंगे। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। धन्यवाद।